हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज़ न्यूज़पेपर डिस्कशन। आज का पहला टॉपिक है लेजिस्लेटिव एथिकल कंडक्ट के बारे में। यह आर्टिकल आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है। आर्टिकल है एमएलए के द्वारा ब्राइब लेने से रिलेटेड। राजस्थान के एक एमएलए थे, उनको एंटी करप्शन ब्यूरो ने 20 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। अब जुर्म क्या था? जुर्म था कि राजस्थान असेंबली के इस एमएलए ने क्वेश्चन आवर्स में नॉर्मली जो लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं, वो सरकार से क्वेश्चन पूछते हैं। अब क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पर हो सकते हैं। अब वो क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं रिलेटेड टू लार्जली सोशो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ऑफ द पीपल एंड द नेशन। कई बार ऐसा होता है कि किसी एक क्वेश्चन से किसी माफिया को डर लगता है कि इस टॉपिक पे अगर ज़्यादा क्वेश्चन रेज होंगे पार्लियामेंट में तो हो सकता है कि उस एक्टिविटी के ऊपर कोई सर्वेलेंस बैठा दी जाए या कुछ जांच वगैरह हो जाए या गवर्नमेंट का कुछ सीवियर एक्शन हो जाए। तो जो लोग इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं या जिनका इलिसिट बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, तो वो लोग कोशिश करते हैं कि उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो बिज़नेस वो कर रहे हैं, जो इलीगल बिजनेस वो कर रहे हैं, वो पब्लिक नोटिस में ना आए और चुपचाप ऐसे ही चलती रहें। यही केस यहाँ पर था। केस क्या है कि जयकृष्ण पटेल भारत आदिवासी पार्टी के एक एमएलए हैं राजस्थान में। उनको रंगे हाथों 20 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है एज ए पार्ट ऑफ ए 2 करोड़ ब्राइब डील। 2 करोड़ की टोटल ब्राइब डील थी, उसमें से इनको पहली किस्त लेते हुए पकड़ा गया है बाई एंटी करप्शन ब्यूरो। कौन रिश्वत दे रहा था? एक माइन कंपनी का मालिक, एक माइन का मालिक। ब्राइब किस लिए थी कि ये एमएलए जो हैं, ये इलीगल माइनिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले थे गवर्नमेंट से असेंबली में इन द क्वेश्चन आवर। तो ये जो माइन के मालिक थे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहा होगा कि भाई किसी उसको आपने इलीगल माइनिंग करने का कैसे लाइसेंस दे रखा है, वो लिमिट से ज़्यादा माइनिंग कर रहे हैं, जितना उनको अलॉटेड है उससे ज़्यादा माइनिंग कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो गवर्नमेंट को जवाब भी देना पड़ेगा। तो उसका इलीगल जो बिजनेस है वो एक्सपोज ना हो जाए, उससे बचने के लिए उन्होंने इस एमएलए से कहा कि आप ये क्वेश्चन मत पूछिए। अब एमएलए ने कहा कि ठीक है, मैं ये क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, लेकिन मुझे 2 करोड़ रुपये बदले में चाहिए। तो इस तरीके के केसेस में देखिए, अभी कुछ लास्ट ईयर मेरे ख्याल से जो टीएमसी की एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, महुआ मोइत्रा, उनके ऊपर भी कई आरोप लगे थे कि उन्होंने क्वेश्चन ड्रॉप करने के लिए अलग अलग बिजनेसमैन से, अलग अलग बिजनेस कॉर्पोरेट पर्सन से रिश्वत ली है। तो उनके अगेंस्ट एथिक्स कमेटी ने जांच की थी। तो इस तरीके के रिपीटेडली इंसिडेंट्स देखे जा रहे हैं। तो इस इंसिडेंट को हम देखेंगे एथिक्स के पर्सपेक्टिव से। GS4 जो पेपर है यूपीएससी का, उसके पर्सपेक्टिव से हम इसको एनालाइज करेंगे कि लेजिस्लेटिव जो पर्सन्स हैं, जो लेजिस्लेटिव बॉडी के मेंबर हैं, उनका एथिकल कंडक्ट में क्या क्या वैल्यूज़ इन्वॉल्व हैं और क्या क्या डिलेमास हो सकते हैं उनकी ड्यूटी में, और क्या क्या कौन कौन से स्टेक होल्डर होते हैं जो उनसे अफेक्टेड होते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। इस केस में एथिकल इश्यू कौन से इन्वॉल्व हैं? एक तो लेजिस्लेटिव जो प्रिविलेज है उसका अब्यूज़ हुआ है। प्रिविलेज आपको पता है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज हैं और वो लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी लागू होते हैं। ठीक है, तो एक तो लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस का अब्यूज़ है। दूसरा है कि पब्लिक ट्रस्ट को इन्होंने ब्रीच किया है, पब्लिक ट्रस्ट को धोखा दिया है। अब भाई लोगों ने आपको चुन के भेजा है कि आप उनके हितों की रक्षा करें, आप उनके हितों का रिप्रेजेंटेशन करें। अब आप सेल्फ इंटरेस्ट के चलते जो लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो उनका बीच ऑफ ट्रस्ट है। फिड्यूशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लोगों ने आपको दी है उसका ब्रीच है। करप्शन है, पर्सनल एनरिचमेंट एट द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी, इन्फ्लुएंस पेडलिंग एंड सबवर्जन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ऊपर भी ये खतरा है। स्टेक होल्डर्स क्या क्या कौन कौन है यहाँ पर इन्वॉल्व? एक तो एमएलए खुद, माइन का मालिक, पब्लिक, राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी एंड पॉलिटिकल पार्टीज एंड द गवर्नमेंट। कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है कि जैसे इनको प्रोसिक्यूट भी कर सकते हैं, एक्सपल्शन एंड डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकता है इनका बाय द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एथिक्स कमिटी इन लेजिस्लेचर, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट एंड क्वेश्चन ट्रैकिंग। तो ये एक्शंस लिए जा सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे वैल्यूज़ कौन सी हैं जो एक लेजिस्लेटिव मेंबर को अपहोल्ड करनी चाहिए अपने कंडक्ट में? एक तो है इंटीग्रिटी, ठीक है, रेजिस्टिंग अनड्यू इन्फ्लुएंस्ड बाई एनी फैक्टर। दूसरा है अकाउंटेबिलिटी। तीसरा है ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए उनके एक्शंस में। चौथा है करेज ऑफ कन्विक्शन, कि अगर आपको लगता है कि कोई काम करने वाला है या कोई
एक्शन गलत हो रहा है किसी के द्वारा और आपको उसको रोकना है, तो आपको अगर लगता है कि वो आपको रोकना है और वो चीज़ गलत है, तो आपके अंदर एक करेज होना चाहिए कि मैं इसको रोक के रहूँगा चाहे कितने भी हर्डल्स आए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है एग्री वोल्टेइक सिस्टम। एग्री वोल्टेइक सिस्टम से रिलेटेड आर्टिकल आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है। ये फ्रॉम प्लाउज टू पैनल्स कल्टिवेटिंग ए सोलर पावर्ड फ्यूचर फॉर फार्मर्स, एग्री वोल्टेइक सिस्टम्स। अब ये एग्री वोल्टेइक सिस्टम्स होता क्या है? अब देखिए दो वर्ड हैं, एक तो एग्री, दूसरा है वोल्टेइक। वोल्टेइक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होगा, एग्री एग्रीकल्चर है ही। तो जिस फील्ड में, जिस खेत में एग्रीकल्चर भी साथ साथ हो सके और इलेक्ट्रिसिटी भी साथ साथ प्रोड्यूस हो सके, उसको हम लोग कहेंगे एग्री वोल्टेइक सिस्टम। तो ये कैसे होता है कि आपने फसल लगा दी, उसके ऊपर आपने सोलर पैनल्स लगा दिए, तो दो पंथ एक काज, मतलब एक पंथ दो काज, आई थिंक ऐसे ही है ना, एक पंथ दो काज। तो इन दिस सिस्टम सोलर पैनल्स आर इंस्टॉल्ड ऑन एग्रीकल्चरल लैंड यूजिंग फोटोवोल्टेइक टेक्नोलॉजी। अब इंडिया में इसकी ज़रूरत क्यों है? एक तो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इसको सपोर्ट करती है थ्रू सोलर पंप्स एंड पैनल्स अंडर पीएम कुसुम स्कीम। ह्यूज पोटेंशियल है इसमें कि हमारे कंट्री में लगभग 300 दिन से ज़्यादा की सनलाइट होती है, तो उसको क्यों ना हम ट्रैप करें और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें। इलेक्ट्रिक बर्डन कंट्री का डाउन होगा और एनर्जी बजट भी कम होगा, है ना, ड्यू टू अबंडेंट सनलाइट एंड एग्रेरियन इकोनॉमी। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है कि ये इस तरीके की टेक्नोलॉजी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ अलाइन करती हैं। कौन सा गोल? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2, 7 एंड 13। अब इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्लाइमेट स्मार्ट सॉल्यूशन को भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे अब इससे फ़ायदा क्या होगा? एक तो फार्मर्स की इनकम डबल हो सकती है, एनर्जी एक्सेस को डिसेंट्रलाइज किया जा सकता है। अब देखिए जैसे लार्जली पॉपुलेशन डिपेंड रहती है किसके ऊपर? पावर प्लांट्स के ऊपर और ग्रिड के ऊपर। इस तरीके का सिस्टम इंस्टॉल करने से आप लोकलाइज्ड तरीके से, आप लोकलाइज्ड लेवल पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जितनी आपको नीड है उतना यूज़ करिए, बाकी ग्रिड को बेच दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया एंड आर्कटिक। अब देखिए ये टॉपिक मैंने डिस्कस किया था कुछ दिन पहले। अब वहाँ पर मैंने लार्ज स्केल में, एक ब्रॉडर डायमेंशन में मैंने सब कुछ डिस्कस कर लिया था जितना इस आर्टिकल में इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये उसी का रिप्रोडक्शन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये आर्टिकल आज पब्लिश हुआ है द हिंदू न्यूज़पेपर में। इंडिया मस्ट रीथिंक इट्स आर्कटिक आउटलुक। सारे पॉइंट लगभग वही हैं जो मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है, तो यहाँ पर लगभग वही कंटेंट रिप्रोड्यूस है। इसमें एडिशनल कुछ और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही आर्कटिक से रिलेटेड, इंडिया और आर्कटिक से रिलेटेड सफिशिएंट है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, फॉरेन एड। नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेन एड का। ये टॉपिक आज के न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है द हिंदू न्यूज़पेपर में। ये आर्टिकल है डिमाइस ऑफ फॉरेन एड इन इंडिया। अब फॉरेन एड के ऊपर आपको याद हो कि इंडियन गवर्नमेंट ने रोक लगा दी थी कुछ महीने पहले। अब उसकी वजह से क्या सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, क्या डेवलपमेंट इम्पैक्ट हो सकते हैं, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये आर्टिकल मेजरली उन्हीं की बात करता है। अब फॉरेन एड दो पेपर्स में डिस्कस किया जा सकता है। एक तो GS2 पॉलिटी एंड IR, है ना, इसमें फॉरेन एड को यूज कर सकते हैं हम, बिकॉज फॉरेन एड इज़ डायरेक्टली लिंक टू सॉवरेनिटी ऑफ आवर कंट्री। और GS4 एथिक्स के पेपर में भी फॉरेन एड एक टॉपिक है। तो फॉरेन एड को यहाँ पर हम लार्जली GS4 के पर्सपेक्टिव से एनालाइज करेंगे। तो फॉरेन एड वेदर बायलैटरल, मल्टीलैटरल, ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंटल इन्वॉल्व्स एथिकल कंसिडरेशंस इन इंटेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड इम्पैक्ट। अब देखिए तीन चीज़ें हैं, एक तो इंटेंट मीन्स इंटेंशन, इम्प्लीमेंटेशन मीन्स इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, और इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इट ऑफन रिफ्लेक्ट्स मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बट कैन ऑल्सो रेज क्वेश्चंस ऑफ डिपेंडेंसी, सॉवरेनिटी एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स। अब पॉजिटिव एथिकल डायमेंशंस क्या हो सकती हैं फॉरेन एड की? फॉरेन एड की एथिकल डायमेंशंस जो डिज़ायरेबल हैं, है ना, क्या हो सकती हैं? कि सबसे पहला तो ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न है कि एड मिलती है बहुत सारी डिजास्टर्स के टाइम पे, है ना, तो ये एक ग्लोबल कम्युनिटी की एक मोरल ड्यूटी है, ये ग्लोबल कम्युनिटी की मोरल ड्यूटी को फुलफ़िल करता है टू हेल्प अदर्स इन क्राइसिस। अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू प्ले कर रही हैं? एक तो कंपैशन है, दूसरा एम्पैथी है। अब देखिए कोई रिच कंट्री है, अगर इवन रिच भी नहीं है, अगर थोड़ा बहुत भी स्टेबल कंट्री है और उसके नेबरिंग कंट्री में या आसपास के किसी कंट्री में एक डिजास्टर स्ट्रक हो गया है जहाँ पर लोगों को
हेल्प की ज़रूरत है, तो उस केस में फॉरेन एड दी जा सकती है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कंपैशन एंड एम्पैथी। जैसे इंडिया कई बार श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश ऐसे कंट्रीज़ को फॉरेन एड प्रोवाइड कर भी चुका है। टर्की में भी जब अर्थक्वेक आया था तो इंडियन एयरफोर्स ने एक कुछ मिशंस चलाए थे वहाँ पर, रेस्क्यू मिशंस, तो इसको भी फॉरेन एड कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन सी वैल्यूज़ प्ले करती हैं? कंपैशन एंड एम्पैथी। इन दोनों का मीनिंग आई होप यू नो। सेकंड है ग्लोबल जस्टिस। अब देखिए ये कैसे जस्टिफाई करता है फॉरेन एड इसको, ग्लोबल जस्टिस को, कि रिच नेशंस हेल्प पुअर वंस टू रिड्यूस ग्लोबल इनइक्वालिटी एंड एड्रेस हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस। अब देखिए हिस्टोरिकल इनजस्टिस क्या क्या हुए हैं, जैसे एक तो कॉलोनियलिज्म ही हो गया है ना, कॉलोनियलिज्म। जैसे इंडिया को ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म था, उन्होंने बहुत एक्सप्लॉइट किया। ऐसे ही बहुत सारी अफ्रीका में भी कॉलोनीज़ हैं, है ना, लैटिन अमेरिका में भी यूरोपियन कॉलोनीज़ थी, तो उनके रिसोर्सेज को काफ़ी हद तक एक्सप्लॉइट किया गया। और जब उनको छोड़ के गए तो उनके लिए इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप नहीं किया था कि वो लोग अपने पैरों पर खुद से खड़े हो सकें अच्छे से। तो इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए कहीं ना कहीं एक जस्टिस होना चाहिए कि भाई आपने उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, आप कहीं तो उनको हेल्प दो। तो फॉरेन एड ग्लोबल जस्टिस भी इंश्योर करती है। ये किस मेथड फॉर्म में हो सकता है? जैसे कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में हेल्प करने वाली एनजीओ में फॉरेन एड आ सकती है। दूसरा कोई ग्रांट हो सकती है ना, कोई ग्रांट हो सकती है किसी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, जैसे कोई रोड को बनाने के लिए कोई कंट्री दूसरे कंट्री को ग्रांट दे दे। यहाँ पे कौन सी वैल्यूज़ प्ले करती हैं? इक्विटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इक्विटी एंड इक्वालिटी में देखिए डिफरेंस है, आई होप यू नो इट। अगर नहीं पता हो तो आप गूगल करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है सॉलिडारिटी एंड पीस। अब देखिए जो कन्फ्लिक्टिंग, जो विक्टिम होता है किसी भी डिजास्टर का या किसी भी अटैक का, अगर उसको आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो वो एक तो एंगर से भर जाएगा, दूसरी बात उसको ऐसा फील लगेगा कि मैं अकेला हूँ और किसी को किसी की कुछ नहीं पड़ी है। तो उसमें क्या है कि जो ग्लोबल सॉलिडारिटी है, एक ग्लोबल ब्रदरहुड है, वो नहीं डेवलप हो पाता है, जो कि ग्लोबल पीस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो इसमें क्या है कि इट फॉरेन एड प्रमोट्स पीसफुल रिलेशंस एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट अक्रॉस नेशंस। कौन सी वैल्यू यहाँ पे प्रमोट होती है? यूनिवर्सल ब्रदरहुड। कैपेसिटी बिल्डिंग में भी फॉरेन एड हेल्प करता है ना। इट हेल्प्स इन लॉन्ग टर्म डेवलपमेंटल एड इन एरियाज लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन। इट हेल्प्स रेसिपिएंट नेशंस बिकम सेल्फ रिलायंट। मोरल लीडरशिप को प्रमोट करता है कि डेवलप्ड नेशंस एक्ट एज ग्लोबल मोरल लीडर्स बाय सपोर्टिंग अंडर डेवलप्ड नेशंस। कौन सी वैल्यूज इसमें इन्वॉल्व हैं? अल्ट्रुइज्म एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब कुछ नेगेटिव एथिकल डायमेंशंस हैं फॉरेन एड की, कि जैसे कोई कंट्री किसी को अगर फॉरेन एड देता है तो वो कुछ कंडीशंस इम्प्लाई कर देता है। इससे क्या होता है कि आपने उसको, दूसरे कंट्री को जिसको फॉरेन एड दे रहे हो, उसको फ्री विल तो दी ही नहीं, आपने उसके ऊपर कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस, कुछ ना कुछ कंडीशंस लगा दी, है ना। अगर उसके पास फ्री विल होगी तो किसी और डेवलपमेंटल वर्क के लिए उसको भी यूज कर सकता है। डोनर कंट्रीज में इम्पोज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडरमाइनिंग रेसिपिएंट्स सॉवरेनिटी। और क्या नेगेटिव डायमेंशन हो सकती है कि एड पर डिपेंडेंसी हो सकती है किसी कंट्री की। अगर किसी कंट्री को बार बार फॉरेन एड मिल रही हो तो उसको तो ये लगेगा कि भाई मुझे तो ऐसी हेल्प मिलती रहेगी, मुझे अपनी सेल्फ सफिशिएंसी डेवलप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेल्फ रिलायंस डेवलप करने की ज़रूरत ही नहीं है। टाइड एड, ये और ये सिमिलर चीज़ें हैं। स्ट्रैटेजिक मैनिपुलेशन, जिस कंट्री को फॉरेन एड दे रहा है वो अपने फेवर में जो रेसिपिएंट कंट्री है उससे कुछ ना कुछ काम करा सकता है टू फुलफिल इट्स जियोपॉलिटिकल गोल, लार्जर जियोपॉलिटिकल गोल। जैसे एड यूज्ड एज ए टूल फॉर डिप्लोमेसी और मिलिट्री फुटहोल्ड। फॉर एग्जांपल चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, है ना। करप्शन एंड मिसयूज, एड ऑफ्टन डाइवर्टेड बाय करप्ट regimes लीडिंग टू मिसयूज एंड पब्लिक डिस्ट्रस्ट। यूनिक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, aid may not reach the poorest and is captured by the urban elites और ruling class। अब कुछ केस हैं, जैसे इंडिया ने नेपाल को मदद की और श्रीलंका को मदद की जब इन कंट्रीज़ में अर्थक्वेक्स आए थे एंड सिविल वॉर हो गया था। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स बाय IMF एंड वर्ल्ड बैंक इन 1980s to 1990s led to loss of autonomy in many African and Asian countries।
एथिकल वैल्यूज़ कौन सी हैं? कंपैशन, सॉलिडारिटी, ऑटोनॉमी, सॉवरेनिटी, अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी, जस्टिस एंड इक्विटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ये किस तरीके से जस्टिफाई होती हैं इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोग्रेविटी। अब देखिए ये आज के न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है आर्टिकल, ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था 4 मई संडे के द हिंदू न्यूज़पेपर में। माइक्रोग्रेविटी इंक्रीजेस कोर बॉडी टेम्परेचर, IIST ने स्टडी की है। तो इसको हम मेन पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। माइक्रोग्रेविटी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ऑब्जेक्ट्स वेटलेसनेस एक्सपीरियंस करते हैं और उनको एक्सपीरियंस होता है वेरी वीक ग्रेविटेशनल फोर्सेस, टिपिकली मच लेस देन व्हाट वी फील ऑन अर्थ। इट इज़ ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड एज जीरो ग्रेविटी, दो टेक्निकली इट मीन्स ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रेविटी, नॉट नन एट ऑल। माइक्रोग्रेविटी में ऐसा नहीं होता है कि ग्रेविटी एकदम ही ख़त्म हो जाए। ग्रेविटी होती है, ग्रेविटेशनल पुल एग्जिस्ट करता है, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में। ये हमको फील नहीं होता है, हमें ऐसा लगता है कि हम जैसे फ्लोट कर रहे हैं। ऑन अर्थ ग्रेविटी पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड with a force of 9.8 meters per square second. In space, for example, aboard the International Space Station, objects are still under the influence of Earth's gravity but are in free fall. They fall towards Earth at the same time, at the same rate as the spacecraft, creating a state of continuous free fall. This result in the sensation of weightlessness. मतलब ISS में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो वेटलेसनेस फील होती है उस स्टेट को ही हम माइक्रोग्रेविटी कहते हैं। वहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि ग्रेविटी एकदम जीरो है, क्योंकि ISS तो लो अर्थ ऑर्बिट में है ना। तो लो अर्थ ऑर्बिट यहाँ से कितना होगा, हार्डली 150 किलोमीटर्स है ना, 150 किलोमीटर्स। तो इस पर ऐसा नहीं है कि ग्रेविटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी, लेकिन बहुत माइन्यूट अमाउंट में रहती है। माइक्रोग्रेविटी के की फीचर्स क्या हैं, कैसे मतलब आइडेंटिफाई करेंगे? एक तो वेटलेसनेस फील होगी, फ्लूइड शिफ्ट्स होते हैं, जैसे बॉडी फ्लूइड्स मूव अपवर्ड कॉजिंग पफी फेस एंड बर्ड लेग्स। मसल एंड बोन लॉस, इसकी वजह से मसल लॉस भी हो जाता है और बोन लॉस भी हो जाता है, क्योंकि आप मूवमेंट नहीं कर पाते हो, आप बस फ्लोट करते रहते हो। चेंज इन बॉडी फंक्शंस इंक्लूडिंग कार्डियोवैस्कुलर, इम्यून एंड थर्मो रेगुलेशन चेंजेस। वेयर इज माइक्रोग्रेविटी एक्सपीरियंस्ड? ISS में होती है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। ड्यूरिंग पैराबोलिक फ्लाइट्स इन एयरक्राफ्ट, ब्रीफ पीरियड्स ऑफ माइक्रोग्रेविटी फील होता है यहाँ पे। पैराबोलिक फ्लाइट्स जो होती हैं जैसे इस तरीके से, जैसे आप एक लेवल तक यहाँ से एयरक्राफ्ट उड़ा, एक लेवल तक जाएगा, फिर यहाँ से फ्री फॉल करना स्टार्ट होगा, तो इस फ्री फॉल की सिचुएशन में आपको माइक्रोग्रेविटी फील होगी। इन ड्रॉप वाटर्स फॉर सेकेंड्स एट ए टाइम, इन ड्रॉप टावर्स, ऑन द मून और मार्स वेयर ग्रेविटी इज़ वीकर देन अर्थ, नॉट ट्रू माइक्रोग्रेविटी बट रिड्यूस्ड ग्रेविटी। तो जिन प्लैनेट्स पर अर्थ की ग्रेविटी के कंपैरिजन में बहुत कम ग्रेविटी होती है, वहाँ पर भी माइक्रोग्रेविटी देखने को मिलती है, माइक्रोग्रेविटी एक्सपीरियंस करने को मिलती है। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आपको कुछ भी सजेशन देना हो या कमेंट करना हो तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।